सभी का स्वागत है हिंदी साहित्य में। आज हम देखेंगे उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में लगा हुआ कहानी जो है शरणदाता। इस कहानी को हम लोग पढ़ेंगे जिसके लेखक हैं अज्ञे। पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक भी। आइए शुरू करते हैं। यह कभी हो ही नहीं सकता। देविंदर लाल जी। रफ़ीकुद्दीन वकील की वाड़ी में आग्रह था, चेहरे पर आग्रह के साथ चिंता और कुछ व्यथा का भाव। उन्होंने फिर दोहराया, यह कभी हो नहीं सकता देविंदर लाल जी। देविंदर लाल जी ने उनके इस आग्रह को जैसे कबूलते हुए, आप लोग एक एक वाक्य पढ़ेंगे, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है और इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो पात्र भी आएंगे, पंक्तियाँ भी आएंगी, तो हमें ध्यान से देखना है। पात्र हमें सबसे पहले देखना है, फिर पंक्तियाँ क्या है, कहानी का सार क्या है, ये सब हम पढ़ते हुए समझते हुए चलेंगे। यानी कि आप पढ़ेंगे खुद ब खुद चीज़ें समझ में आती चली जाएंगी। देविंदर लाल जी ने उनके इस आग्रह को जैसे कबूलते हुए पर अपनी लाचारी जताते हुए कहा, सब लोग चले गए, आपसे मुझे कोई डर नहीं, बल्कि आपका तो सहारा है। लेकिन आप जानते हैं, जब एक बार लोगों को डर जकड़ लेता है और भगदड़ पड़ जाती है, तब फिजा ही कुछ और हो जाती है। हर कोई हर किसी को सुबह की नज़र से देखता है और खामखा दुश्मन हो जाता है। आप तो मोहल्ले की सरकार हैं, पर बाहर से आने जाने वालों का क्या ठिकाना। आप तो देख ही रहे हैं कैसी कैसी वारदातें हो रही हैं। रफ़ीकुद्दीन ने बात काटते हुए कहा, नहीं साहब, हमारी नाक कट जाएगी। कोई बात है भला कि आप घर बार छोड़कर अपने हिसार में पनाह गर्जी हो जाएं। हम तो आपको जाने न देंगे, बल्कि ज़बरदस्ती रोक लेंगे। मैं तो इसे मेजॉरिटी फ़र्ज मानता हूँ कि वह माइनॉरिटी की हिफाजत करें और उन्हें घर छोड़कर भागने न दे। हम पड़ोसी की हिफाजत न कर सके तो मुल्क की हिफाजत क्या खा करेंगे। और मुझे पूरा यकीन है कि बाहर की तो खैर बात ही क्या, पंजाब में ही कोई हिंदू भी जहां उनकी बहुतायत है, ऐसा ही सोच और कर रहे होंगे। आप न जाइए, आपकी हिफाजत की जिम्मेदारी मेरे सिर। बस देविंदर लाल जी के पड़ोस के हिंदू परिवार धीरे धीरे एक एक करके खिसक गए थे। होता यह है कि दोपहर शाम जब कभी साक्षात होता, देविंदर लाल जी पूछते, कहो लाल जी, या बाबू जी, या फिर पंडित जी, क्या सलाह बनाई है आपने। और वे उत्तर देते, जी सलाह क्या बनानी है, यहीं रह रहे हैं, देखी जाएगी। पर शाम को या अगले दिन सवेरे देविंदर लाल जी देखते कि वे चुपचाप जरूरी सामान लेकर कहीं खिसक गए हैं, और कोई लाहौर से बाहर, कोई लाहौर में ही हिंदुओं के मोहल्ले में। और अंत में यह परिस्थिति आ गई थी कि अब उनके दाहिनी ओर 4 मकान खाली छोड़कर एक मुसलमान गुजर का अहाता पड़ता था, जिसमें एक और गुजर की भैंसे, दूसरी ओर कई छोटे छोटे मुसलमान कारीगर रहते थे। बाईं ओर भी देविंदर रफ़ीकुद्दीन के मकानों के बीच के मकान खाली थे। रफ़ीकुद्दीन के मकान के बाद मोजंग का अड्डा पड़ता था, जिसके बाद तो विशुद्ध मुसलमान बस्ती थी। देविंदर लाल और रफ़ीकुद्दीन में पुरानी दोस्ती थी और एक एक आदमी के जाने पर उनमें चर्चा होती थी। अंत में जब एक दिन देविंदर लाल ने जताया कि वह भी चले जाने की बात विचार कर रहे हैं, तब रफ़ीकुद्दीन को धक्का लगा और उन्होंने व्यथित स्वर में कहा, देविंदर लाल जी, आप भी। रफ़ीकुद्दीन का आश्वासन पाकर देविंदर लाल रह गए। तब यह हुआ कि अगर खुदा न करे कोई खतरे की बात हुई भी, तो रफ़ीकुद्दीन उन्हें पहले ही खबर कर देंगे और हिफाजत का इंतजाम भी कर देंगे, चाहे जैसे हो। देविंदर लाल जी की स्त्री तो कुछ दिन पहले की जालंधर मायके गई हुई थी। उसे लिख दिया गया कि अभी न आए, वहीं रह गए देविंदर और उनका पहाड़िया नौकर संतू। किंतु यह व्यवस्था बहुत दिन नहीं चली। चौथे दिन सवेरे उठकर उन्होंने देखा संतू भाग गया है। अपने हाथों चाय बनाकर उन्होंने पी। धोने के को बर्तन उठा रहे थे कि रफ़ीकुद्दीन ने आकर खबर दी, सारे शहर में मारकाट हो रही है और थोड़ी देर में मोजंग में भी हत्यारों के गिरोह बंध कर निकलेंगे। कहीं जाने का समय नहीं है। देविंदर लाल अपना जरूरी और कीमती सामान ले और उनके साथ उनके घर चले। यह बला टल जाए तो फिर लौट आएंगे। कीमती सामान कुछ था नहीं, गहना छन्ना सब स्त्री के साथ जालंधर चला गया था। रुपया थोड़ा बहुत बैंक में था और ज़्यादा फैलाव कुछ उन्होंने किया नहीं था। यूँ गृहस्थ को अपने गृहस्थी की हर चीज़ कीमती मालूम होती है। सही बात है। देविंदर लाल घंटे भर बाद ट्रंक बिस्तर के साथ रफ़ीकुद्दीन के यहाँ जा पहुँचे। तीसरे पर उन्होंने देखा हुल्लड़ मुजंग में आ पहुँचा है। शाम होते होते उनकी निर्निमेष आंखें, यानी कि लगातार देखने वाली आंखें, बिना पलक झपकाए आंखों के सामने उनके घर का ताला तोड़ा गया और जो कुछ था लूट गया। रात को जहां तहां लपटें उठने लगी और भादों की उमस धुआं खाकर और भी गलूघोटू हो गई।
रफ़ीकुद्दीन भी आंखों में पराजय लिए चुपचाप देखते रहे। केवल एक बार उन्होंने कहा, यह दिन भी था देखने को, और आज़ादी के नाम पर, या अल्लाह, लेकिन खुदा जिससे घर से निकालता है उसे फिर गली में भी पनाह नहीं देता। देवेंद्र लाल घर से बाहर तो निकल ही न सकते, रफ़ीकुद्दीन ही आते जाते, काम करने का तो वातावरण ही नहीं था। वे घूम घाम आते, बाजार कराते और शहर की खबर ले आते, देवेंद्र को सुनाते और फिर दोनों बहुत देर तक देश के भविष्य पर आलोचना किया करते। देवेंद्र ने पहले तो लक्ष्य नहीं किया, लेकिन बाद में पहचानने लगा कि रफ़ीकुद्दीन की बातों में कुछ चिंता का और कुछ एक और पीड़ा का भी स्वर है जिसे वह नाम नहीं दे सकता। थकान, उदासी, विरक्ति, पराजय, न जाने क्या। शहर तो वीरान हो गया था, जहाँ तहाँ लाशें सड़ने लगी, घर लूट चुके थे और अब जल रहे थे। शहर के एक नामी डॉक्टर के पास कुछ प्रतिष्ठित लोग गए थे यह प्रार्थना लेकर कि मोहल्लों में जामे हैं, उनकी सब लोग इज्जत करते हैं, इसलिए उनके समझाने का असर होगा और मरीज भी वे देख सकेंगे। वे दो मुसलमान नेताओं के साथ निकले, 2-3 मोहल्ले घूमकर मुसलमानों की बस्ती में एक मरीज को देखने के लिए स्कोप निकालकर मरीज पर झुके थे कि मरीज के ही रिश्तेदार ने पीठ में छुरा भोंक दिया। हिंदू मोहल्ले में रेलवे के यानी कि मरीज के ही एक रिश्तेदार ने पेट में छुरा भोंक दिया उन्हें। हिंदू मोहल्ले में रेलवे के कर्मचारी ने बहुत से निराश्रितों को अपने घर में जगह दी थी, जिनके घर बार सब लूट चुके थे। पुलिस को उसने खबर दी थी कि निराश्रित उसके घर टिके हैं, हो सके तो उनके घरों और माल की हिफाजत की जाए। पुलिस ने आकर शरणागतों के साथ उसे और उसके घर की स्त्रियों को गिरफ्तार कर लिया और ले गई। यानी कि यहीं से आया है जो आपका यहीं से आया है इस पाठ का शीर्षक, शरणदाता। ठीक है, शरणदाता आपका यहीं से आया। हो सके तो हिंदू मोहल्ले में ये हो चुका, घरों माल की हिफाजत करी जाए। पुलिस ने आकर ही उन्हें पकड़ लिया, पीछे घर पर हमला हुआ, लूट हुई, घर में आग लगा दी गई। 3 दिन बाद उसे और उसके परिवार को थाने से छोड़ा गया और हिफाजत के लिए हथियारबंद पुलिस के 2 सिपाही साथ किए गए। थाने से 50 कदम के फासले पर पुलिस वालों ने अचानक बंदूक उठाकर उस पर और उसके परिवार पर गोली चलाई। वह और 3 स्त्रियाँ मारी गईं। तो फिर यहाँ से हथियारबंद पुलिस के 2 सिपाही साथ आए। थाने से 50 कदम के फासले पर पुलिस वालों ने अचानक बंदूक उठाकर उस पर और उसके परिवार पर गोली चलाई। वह और 3 स्त्रियां मारी गईं। उसकी मां और स्त्री घायल होकर गिर गई। यह रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, तो आगे लगातार पढ़ते हैं। उसकी मां और स्त्री घायल होकर गिर गई और सड़क पर पड़ी रही। विषाक्त वातावरण, द्वेष और घृणा की चाबुक से तड़फड़ाते हुए हिंसा के घोड़े, विष फैलाने को संप्रदायों को अपने संगठन और उसे भड़काने को पुलिस और नौकरशाही। देवेंद्र लाल को अचानक लगता कि वह और रफ़ीकुद्दीन ही गलत हैं जो कि बैठे हुए हैं, जबकि सब कुछ भड़क रहा है, उफन रहा है, झुलस और जल रहा है। और वे लक्ष्य करते कि वह अस्पष्ट स्वर जो रफ़ीकुद्दीन की बातों में पाते थे धीरे धीरे कुछ अस्पष्ट होता जा रहा है, एक लज्जित सी रुखाई का स्वर। हिंदुस्तान पाकिस्तान की अनुमानित सीमा, यानी कि यह भी आपका विभाजन पे, हिंदुस्तान पाकिस्तान की अनुमानित सीमा के पास एक गांव में कई सौ मुसलमानों ने सिखों के गांव में शरण पाई। हिंदुस्तान पाकिस्तान के अनुमानित सीमा के पास एक गांव में कई सौ मुसलमानों ने सिखों के गांव में शरण पाई। अंत में जब आसपास के गांव के और अमृतसर के लोगों के दबाव ने उस गांव में उनके लिए फिर आसन्न संकट की स्थिति पैदा कर दी, तब गांव के लोगों ने अपने मेहमानों को अमृतसर स्टेशन पहुंचाने का निश्चय किया, जहां वे सुरक्षित मुसलमान इलाके में जा सके और 200-250 आदमी किरपान निकालकर उन्हें घेर में लेकर स्टेशन पहुंचा आए। सिख के पास किरपान होता ही है। किसी को कोई क्षति नहीं पहुंची। घटना सुनकर रफ़ीकुद्दीन ने कहा, आखिर तो लाचारी होती है, अकेले इंसान को झुकना ही पड़ता है। यहाँ तो पूरा गांव था, फिर भी उन्हें हारना पड़ा, लेकिन आखिर तक उन्होंने निभाया। इसकी दाद देनी चाहिए, उन्हें पहुँचाएँ। देवेंद्र लाल ने हामी भरी, लेकिन साहस पहला वाक्य उनके स्मृति पटल पर उभर आया, आखिर तो लाचारी होती है, अकेले इंसान को झुकना ही पड़ता है। उन्होंने एक तीखी नज़र से रफ़ीकुद्दीन की ओर देखा, पर वे कुछ बोले नहीं। अपराह्न में 6-7 आदमी रफ़ीकुद्दीन से मिलने आए और रफ़ीकुद्दीन ने उन्हें अपनी बैठक में ले जाकर दरवाजे बंद कर लिए। 1.5-2 घंटे तक बातें हुई। सारी बात प्राय धीरे धीरे हुई। बीच बीच में कोई स्वर ऊंचा उठ जाता और एक आधा शब्द देवेंद्र लाल के कान में पड़ जाता। बेवकूफ़ी, गद्दारी, इस्लाम, वाक्यों को पूरा करने की कोशिश उन्होंने अयासपूर्वक नहीं की। 2 घंटे बाद जब
जब उनको विदा करके रफ़ीकुद्दीन बैठक से निकल कर आए तब भी उनसे लपक कर पूछने की स्वाभाविक प्रेरणा को उन्होंने दबाया। पर जब रफ़ीकुद्दीन उनकी ओर न देखकर खिंचा हुआ चेहरा झुकाए उनके बगल से निकलकर बिना एक शब्द कहे भीतर जाने लगे तब उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने आग्रह के स्वर में पूछा, क्या बात है रफ़ीक साहब, खैर तो है? रफ़ीकुद्दीन ने मुंह उठाकर एक बार उनकी ओर देखा, बोले नहीं, फिर आंख झुका ली। अब देवेंद्र लाल ने कहा, मैं समझता हूँ कि मेरी वजह से आपको जलील होना पड़ रहा है और ख़तरा उठाना पड़ रहा है, सो अलग, लेकिन आप मुझे जाने दीजिए, मेरे लिए आप जोखिम में न पड़े। आपने जो कुछ किया उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपका एहसान। रफ़ीकुद्दीन ने दोनों हाथ देवेंद्र लाल के कंधों पर रख दिए, कहा, देवेंद्र लाल जी। उनकी सांस तेज चलने लगी, फिर वह सहसा भीतर चले गए। लेकिन खाने के वक्त देवेंद्र लाल ने फिर सवाल उठाया, बोले, आप खुशी से न जाने देंगे तो मैं चुपचाप खिसक जाऊंगा। आप सच सच बतलाइए, आपसे उन्होंने क्या कहा? धमकियां देते रहे और क्या? फिर भी क्या धमकी? आखिर धमकी को भी क्या होती है? धमकी को भी क्या होती है? क्या उन्हें शिकार चाहिए? हल्ला करने से न मिलेगा तो आग लगा कर लेंगे। ऐसा? तभी तो मैं कहता हूँ मैं चला। मैं इस वक्त अकेला आदमी हूँ, कहीं निकल ही जाऊँगा। आप घर बार वाले आदमी हैं, ये लोग तो सब तबाह कर डालने पर तुले हैं। आगे है, गुंडे हैं बिल्कुल। मैं आज की चला जाऊंगा। यह कैसे हो सकता है? आखिर आपको चले जाने से हम ही ने रोका था, हमारी भी तो कुछ जिम्मेदारी है। आपने भला चाहकर ही रोका था, उसके आगे कोई जिम्मेदारी नहीं है। आप जाएंगे कहाँ? देखा जाएगा। नहीं, यह नामुमकिन बात है। किंतु बहस के बाद तय हुआ कि देवेंद्र लाल वहाँ से टल जाएंगे। रफ़ीकुद्दीन और कहीं पड़ोस में उनके और मुसलमान दोस्त के यहाँ छिप कर रहने का प्रबंध कर देंगे। वहाँ तकलीफ तो होगी पर खतरा नहीं होगा, क्योंकि देवेंद्र लाल घर में रहेंगे। वहाँ पर रहकर जान की हिफाजत तो रहेगी। तब तक कुछ और उपाय सोचा जाएगा निकलने का। देवेंद्र लाल शेख अताउल्ला के अहाते के अंदर पिछली तरफ पेड़ों के झुरमुट की आड़ में बनी हुई एक गैराज में पहुंच गए। ठीक गैराज में तो नहीं, गैराज के बगल में एक कोठरी थी जिसके सामने दीवारों से घिरा एक छोटा सा आंगन था। यानी कि गैराज के बगल में एक कोठरी थी जिसके सामने दीवारों से घिरा एक छोटा सा आंगन था। पहले शायद ड्राइवर के रहने के काम आती हो। कोठरी में ठीक सामने और गैराज की तरफ के किवाड़ को छोड़कर खिड़की वगैरह नहीं थी। कोठरी में ठीक सामने और गैराज की तरफ के किवाड़ को छोड़कर खिड़की वगैरह नहीं थी। एक तरफ एक खाट पड़ी थी, आले में एक लोटा, फर्श कच्चा मगर लिपा हुआ। गैराज के बाहर लोहे के चादर का मजबूत फाटक जिसमें ताला पड़ा था। फाटक के अंदर ही कच्चे फर्श में एक गड्ढा सा खुदा हुआ था जिसके एक और चूना मिली मिट्टी का ढेर। एक मिट्टी का लोटा देखकर घड़े का उपयोग समझते देर न लगी। देवेंद्र का ट्रंक और बिस्तर जब कोठरी के कोने में रख दिया गया और बाहर आंगन का फाटक बंद करके उसमें भी ताला लगा दिया गया, तब थोड़ी देर में वे हत बुद्धि खड़े रहे। यह है आज़ादी। पहले विदेशी सरकार लोगों को कैद करती थी, वे आज़ादी के लिए लड़ना चाहते थे। अब अपने ही भाई अपने को तन्हाई कैद रहे हैं क्योंकि वे आज़ादी के लिए ही लड़ाई रोकना चाहते हैं। फिर मानव प्राणी का स्वाभाविक वस्तुवाद जागा और उन्होंने गैराज कोठरी आंगन का निरीक्षण इस दृष्टि से आरंभ किया कि क्या क्या सुविधाएं वे अपने लिए कर सकते हैं। गैराज ठीक है, थोड़ी सी दुर्गंध होगी, ज़्यादा नहीं। बीच का किवाड़ बंद। काम चलाऊ रोशनी आंगन से प्रतिबिंब होकर आ जाती है क्योंकि आंगन की एक और सामने के मकान की कोने वाली बत्ती से रोशनी पड़ती है। बल्कि आंगन में इस जगह खड़े होकर शायद कुछ पढ़ा भी जा सके, लेकिन पढ़ने को है ही कुछ नहीं। यह तो ध्यान ही नहीं रहा था। देवेंद्र लाल फिर ठिठक गए। सरकारी कैद में तो गा चिल्ला भी सकते हैं, यहाँ तो चुप रहना होगा। उन्हें याद आया, उन्होंने पढ़ा है जेल में लोग चिड़िया, कबूतर, गिलहरी, बिल्ली आदि से दोस्ती करके अकेलापन दूर करते हैं। या भी ना होती तो कोठरी में मकड़ी, चींटी आदि का अध्ययन करके उन्होंने एक बार चारों ओर नजर दौड़ाई। मच्छरों से भी बंधुभाव हो सकता है, उनका मन किसी तरह नहीं स्वीकार पाया। वे आंगन में खड़े होकर आकाश देखने लगे। आज़ाद देश का आकाश और नीचे से अभ्यर्थना में जलते हुए घरों का धुआं। धूपेन धापयामा, लाल चंदन, रक्त चंदन। अचानक उन्होंने आंगन की दीवार पर एक छाया देखी, एक बिलार। उन्होंने बुलाया, आओ आओ, पर वह वहीं बैठा स्थिर दृष्टि से ताकता रहा। जहाँ बिलार आता है वहाँ अकेलापन नहीं है। देवेंद्र लाल ने कोठरी में जाकर बिस्तर बिछाया और थोड़ी देर में निर्द्वंद भाव से सो गए। दिन छिपे के वक्त केवल एक बार खाना खाता था। वे 2 वक्त के लिए काफ़ी होता था। उसी समय कोठरी और गैराज के लोटे भर दिए जाते थे। लाता था एक जवान लड़का जो स्पष्ट ही नौकर नहीं था। देवेंद्र लाल ने अनुमान किया कि शेख साहब का लड़का होगा। वह बोलता बिल्कुल नहीं था। देवेंद्र लाल ने पहले दिन पूछा कि शहर का क्या हाल है, तो उसने एक अजनबी दृष्टि से इन्हें देख लिया था। फिर पूछा कि अभी अमन हुआ है या नहीं, तो उसने नकारात्मक सिर हिला दिया था और सब खैरियत। तो फिर सिर
खिलाया था। हाँ, देवेंद्र लाल चाहते तो खाना दूसरे वक्त के लिए रख सकते थे, पर एक बार आता तो एक बार ही खा लेना चाहिए, यह सोचकर वे डर कर खा लेते और बाकी बिलार को दे देते। बिलार खूब हिल गया था, आकर गोद में बैठ जाता और खाता रहता। फिर हड्डी वड्डी लेकर आंगन के कोने में बैठकर चबाता रहता या ऊब जाता तो देवेंद्र लाल के पास आकर घुरघुराने लगता। इस तरह शाम कट जाती थी, रात घनी हो जाती थी, तब वे सो जाते थे। सुबह उठकर आंगन में कुछ वर्जिश कर लेते थे कि शरीर ठीक रहे। बाकी दिन कोठरी में बैठे कभी कंकड़ों से खेलते, कभी आंगन की दीवार पर बैठने वाली गौरैया देखते, कभी दूर से कबूतर के गुटरगू सुनते और कभी सामने के कोने से शेख जी के घर के लोगों की बातचीत भी सुन पड़ती। अलग अलग आवाज़ें वे पहचानने लगे थे और 3-4 दिन में ही वे घर के भीतर के जीवन और व्यक्तियों से परिचित हो गए थे। एक भारी जनाना आवाज़ थी शेख साहब की बीबी का, एक और तीखी जनाना आवाज़ थी जिसके स्वर में वाय का खुरदरापन था। घर की कोई और बुजुर्ग स्त्री, एक विनीत युवा स्वर था जो प्रायः पहली आवाज़ की जैबू जैबुनी पुकार के उत्तर में बोलता था और इसलिए शेख साहब की लड़की जैबुनिसा का स्वर था। मतलब कि आपको पात्रों को भी देखते हुए चलना है। 2 मर्दानी आवाज़ें भी सुन पड़ती थी। थोड़ा सा तेज हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि कम समय में ज़्यादा आपके सामने आ सके। एक तो 2 मर्दानी आवाज़ें भी सुन पड़ती थी। एक तो आजबिद मियाँ के, जो शेख साहब का लड़का हुआ और जो इसलिए वही लड़का है जो खाना लेकर आता है, और एक बड़ी भारी चर्बी से चिकनी आवाज़ तो शेख साहब की आवाज़ है। इस आवाज़ को देवेंद्र लाल सुन तो सकते थे, लेकिन इसके बाद के शब्दाकार कभी पहचान में ना आते। दूर से तीखी आवाज़ों के बोल ही स्पष्ट समझ आते हैं। जैबू की आवाज़ से देवेंद्र लाल का लगाव था। घर की युवती लड़की की आवाज़ थी। इस स्वाभाविक आकर्षण से ही नहीं, वह विनीत भी थी, इसलिए मन ही मन वे जैबुनिसा के बारे में अपने उहापों का रोमानी खिलवाड़ कहकर अपने को थोड़ा झिझक भी लेते थे। पर अक्सर वे यह भी सोचते थे कि क्या यह आवाज़ भी लोगों में फिरका परस्ती का जहर भर सकती होगी। शेख साहब पुलिस के किसी दफ्तर में शायद हेड क्लर्क हैं। देवेंद्र लाल को यहाँ लाते समय रफ़ीकुद्दीन ने यही कहा था कि पुलिसियों का घर तो सुरक्षित होता है, पर बात ठीक है, लेकिन सुरक्षित होता है इसलिए शायद बहुत से उपद्रवों की जड़ भी होता है। ऐसे घर में लोग जहर फैलाने वाले हो तो अचंबा क्या। लेकिन खाते वक्त भी वे सोचते खाने में कौन सी चीज़ किस हाथ की बनी होगी, परोसा किसने होगा। सुनी बातों से वे जानते थे कि पकाने में बड़ा हिस्सा तो उस तीखी खुरदरी आवाज़ वाली स्त्री का रहता था, पर परोसना शायद जैबुनिसा के ही हिस्से में था, जिम्मे था। और यही सब सोचते सोचते देवेंद्र लाल खाना खाते और कुछ ज़्यादा ही खा लेते। खाने में बड़ी बड़ी मुसलमानों की रोटी के बजाय छोटे छोटे हिंदू फुलके देखकर देवेंद्र लाल के जीवन की एक रास्ता में थोड़ा सा परिवर्तन आया। मांस तो था, लेकिन आज रबड़ी भी थी, जबकि पीछे मीठे के नाम पर एक आध बार शाह टुकड़ा और एक बार फिरनी आई थी। फिरनी और शाह टुकड़ा याद रखें। अभी जब खाना रख कर चला गया तब देवेंद्र लाल क्षण भर उसे देखते रहे। उनकी अंगुलियां फुलकों से खेलने से लगी। उन्होंने एक आध को उठाकर फिर रख दिया। पल भर के लिए अपने घर का दृश्य उनकी आंखों के आगे दौड़ा। उन्होंने फिर 2-1 फुलके उठाए और फिर रख दिए। हठात वे चौंके। दिन एक फुलकों की तह के बीच में कागज की एक पुड़िया सी पड़ी थी। देवेंद्र लाल ने पुड़िया खोली। पुड़िया में कुछ नहीं था। देवेंद्र लाल उसे फिर गोल करके फेंक देने वाले ही थे कि हाथ ठिठक गया। उन्होंने कोठरी से आंगन में जाकर कोने में पंजों पर खड़े होकर बाहर की रोशनी में पुरजा देखा। उस पर कुछ लिखा था, केवल एक 70 खाना कुत्ते को खिलाकर खाइएगा। देवेंद्र लाल ने कागज़ की चिंदियों को मसला, कोठरी से गैराज में जाकर उसे गड्ढे में डाल दिया। फिर आंगन में लौट आए और टहलने लगे। मस्तिष्क ने कुछ नहीं कहा, सन्न रहा। केवल एक नाम उसके भीतर खोया सा चक्कर काटता रहा, जैबू जैबू जैबू। थोड़ी देर बाद फिर खाने के पास जाकर खड़े हो गए। यह उनका खाना है, देवेंद्र लाल का, मित्र के नहीं तो मित्र के यहाँ से आया है, और उनके मेजबान के, उनके आश्रयदाता के, जैबू के पिता के। कुत्ता यहाँ कहाँ है? देवेंद्र लाल टहलने लगे। आंगन की दीवार पर छाया सर के बिलार बैठा था। देवेंद्र लाल ने बुलाया। वह लपक कर कंधे पर आ रहा। देवेंद्र लाल ने उसे गोद में लिया। पीठ सहलाने लगे। वह घुरघुराने लगा। देवेंद्र लाल कोठरी में गए। थोड़ी देर बिलार को पुकारते रहे, फिर धीरे धीरे बोले, देखो बेटा, तुम मेरे मेहमान, मैं शेख साहब का है ना। वे मेरे साथ जो करना चाहते हैं वही मैं तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ। चाहता नहीं हूँ, पर करने जा रहा हूँ। वे भी चाहते हैं कि नहीं पता नहीं, यह तो जानना है, यही तो जानना है। इसलिए मैं तो तुम्हारे साथ वह करना चाहता हूँ जो मेरे साथ वे पता नहीं चाहते हैं कि नहीं। सब बात गड़बड़ हो गई। अच्छा, रोज़ मेरी जूठन तुम खाते हो, आज तुम्हारी मैं खाऊंगा। हाँ, यह ठीक है, लो खाओ। बिलाल ने मांस खाया। हड्डी झपटना चाहता था, पर
देवेंद्र लाल ने उसे गोदी में लिए लिए ही रबड़ी खिलाई, वह सब चाट गया। देवेंद्र लाल उसे गोदी में लिए सहलाते रहे। जानवरों में तो सहज ज्ञान होता है खाद्य अखाद्य का, नहीं तो वे बचते कैसे। सब जानवरों में होता है, और बिल्ली तो जानवरों में शायद सबसे अधिक ज्ञान के सहारे जीने वाली है, तभी तो कुत्ते की तरह पलती नहीं। बिल्ली जो खा ले वह सर्वथा खाद्य है। जो बिल्ली बड़ी मछली खा ले जिसे इंसान न खाए वह और बात है। सहसा बिलार जोर से गुस्से में चीखा और उछलकर गोद से बाहर जा कूदा। चीखता गुर्राता सा कूदकर दीवार पर चढ़ा और गैराज की छत पर जा पहुंचा। वहाँ से थोड़ी देर तक उसके कानों में अपने आप से लड़ने की आवाज़ आती रही। फिर धीरे धीरे गुस्से का स्वर दर्द के स्वर में परिणत हुआ। फिर एक करुण रिहाट में, एक दुर्बल चीख में, एक बुझती हुई कराह में, फिर एक सहसा चुप हो जाने वाली लंबी सांस में। मर गया। देवेंद्र लाल फिर खाने को देखने लगे। वो कुछ साफ साफ दिखता हो तो नहीं, पर देवेंद्र लाल जी की आंखें निस्पंद उसे देखती रही। आज़ादी, भाईचारा, देश देश राष्ट्र। एक ने कहा कि हम जोर करके रखेंगे, रक्षा करेंगे, पर घर से निकाल दिया। दूसरे ने आश्रय दिया और विष दिया, और साथ में चेतावनी की विष दिया जा रहा है। देवेंद्र लाल का मन ग्लानि से उमड़ आया। अच्छा, इस धक्के को राजनीति की भुरभुरी रेत की दीवार के सहारे नहीं, दर्शन के सहारे ही झेला जा सकता है। देवेंद्र लाल ने जाना कि दुनिया में खतरा बुरे की ताकत के कारण नहीं, अच्छे की दुर्बलता के कारण है। भलाई की साहसहीनता की बड़ी बुराई है। घने बादल से रात नहीं होती, सूरज के निस्तेज हो जाने से होती है। उन्होंने, हाँ सही बात है, घने बादल से नहीं बल्कि जब सूरज ही नहीं दिखेगा बिल्कुल, तब जाके कह सकते हैं। उन्होंने खाना उठाकर बाहर आंगन में रख दिया, 2 घुट पानी पिया, फिर टहलने लगे। तनिक देर बाद उन्होंने आकर ट्रंक खोला। एक बार सरसरी दृष्टि से सब चीज़ों को देखा। फिर ऊपर के खाने में 2 एक कागज़, 2 एक फ़ोटो, एक सेविंग बैंक की पासबुक और एक बड़ा सा लिफाफा निकालकर एक काले शेरवानी नुमा कोट की जेब में रखकर कोट पहन लिया। ठीक है, क्या क्या रखें? 2 एक फ़ोटो, सेविंग बैंक की पासबुक, कागज। फिर से देखते हैं। तनिक देर बाद उन्होंने आकर रंग खोला। एक बार सरसरी दृष्टि से सब चीज़ों को देखा। फिर ऊपर के खानों में 2 एक कागज़, 2 एक फ़ोटो, एक सेविंग बैंक के पासबुक और एक बड़ा सा लिफाफा निकालकर एक काले शेरवानी नुमा कोट की जेब में रखकर कोट पहन लिया। आंगन में आकर एक क्षण भर कान लगाकर सुना। फिर वे आंगन की दीवार पर चढ़कर बाहर फाद गए और बाहर सड़क पर निकल आए। वे स्वयं नहीं जान सके कि कैसे। इसके बाद की घटना घटना नहीं है। घटनाएं सब अधूरी होती हैं, पूरी तो कहानी होती है। कहानी की संगति मानवीय तर्क या विवेक या कला या सौंदर्य बोध की बनाई हुई संगति, मानव पर किसी शक्ति की, कह लीजिए काल या प्रकृति या संयोग या देव या भगवान की बनाई हुई संगति है। इसलिए मानव को सहसा नहीं भी दिखती। इसलिए इसके बाद जो कुछ हुआ और जैसे हुआ वह बताना जरूरी नहीं। इतना बताने से काम चल जाएगा कि 1.5 महीने बाद अपने घर का पता लेने के लिए देवेंद्र लाल अपना पता देकर दिल्ली रेडियो से अपील करवा रहे थे। तब एक दिन उन्हें लाहौर की मुहर वाली एक छोटी सी चिट्ठी मिली थी। आप बचकर चले गए, इसके लिए खुदा का लाख लाख शुक्र है। मैं मनाती हूँ कि रेडियो पर जिनके नाम आपने अपील की है वे सब सलामती से आपके पास पहुँच जाएं। अब्बा ने जो किया या करना चाहा उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ, और यह भी याद शायद दिलाती हूँ कि उसकी काट मैंने ही कर दी थी। एहसान नहीं जताती, मेरा कोई एहसान आप पर नहीं है। सिर्फ यह इल्तिजा करती हूँ कि आपके मुल्क में अक़लियत का कोई मजलूम हो तो याद कर लीजिएगा। इसलिए नहीं कि मुसलमान है, इसलिए कि आप इंसान हैं। खुदा हाफिज। देवेंद्र लाल की स्मृति में शेखुल्लाह की चर्बी से चिकनी भारी आवाज़ गूंज गई, जयबू जयबू। और फिर गैराज की छत पर छटपटा कर धीरे धीरे शांत होने वाली बिलार की वह दर्द भरी करा जो केवल एक लंबी सांस बनकर चुप हो गई। उन्होंने चिट्ठी को छोटी सी गोली बनाकर चुटकी से उड़ा दी। ठीक है, तो यह आपके आज़ादी के समय के हिंदू मुस्लिम जो आपस में टकराव थे, ठीक है, टकराव बिखराव आज़ादी के समय के, उस समय के आपके हैं जो सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे उस समय की यह कहानी है, विभाजन पे आधारित। तो यह कहानी आपको कैसी लगी? यहाँ पे समाप्त हुई कि शरण दाता कैसा है, आखिर उन्होंने क्या किया और विष देकर मारना चाहा जहाँ पे वह ठहरे थे, जहाँ पे ठहराया गया था। बाद में जयबुनिसा की चिट्ठी भी मिली कि ऐसी बात नहीं थी, मतलब थी, लेकिन उसके लिए माफ़ी मांगती थी जो उसके पिता करना चाहते थे, और बाकी वह इंसानियत के लिए याद रखे ऐसा वह आग्रह की। ठीक है,
बाकी मतलब लास्ट में वही कहती है ना, अब्बा ने जो किया या करना चाहा उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ और यह भी याद दिलाती हूँ, यह भी याद शायद दिलाती हूँ कि उसकी काट मैंने ही कर दी थी। तो इसके ये एहसान नहीं जताती, मेरा कोई एहसान आप पर नहीं है, सिर्फ यह इल्तिजा करती हूँ कि आपके मुल्क में अक़लियत का कोई मजलूम हो तो याद कर लीजिएगा। यानी कि फिर वहीं आपके जो बिल्ली आई, बिल्ली को उन्होंने खिलाया और बिल्ली मर गई, फिर खाना नहीं खाएं तो बच गए, वहाँ से निकल गए। तो उसमें थोड़ी सी मदद ज़ैबुन्निसा ने भी की और वहाँ पे एहसान नहीं जता रही थी, बल्कि इंसानियत के नाते, न कि मुसलमान के नाते। बाद में यह आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यह मनोविश्लेषण की कहानी है, मन में उठने वाले अंतर्द्वंद और सांप्रदायिकता और विभाजन पे। तो यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो आज चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में लगी हुई यह कहानी है। कहानी आपके सामने हमने प्रस्तुत की लाइन बाय लाइन। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेलीग्राम से भी जोड़ सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, नमस्कार।